नमस्कार। क्लास 9th के लिए हिस्ट्री में आज हम लोग जिस टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत जिस टॉपिक पर चर्चा करनी है उस टॉपिक का नाम है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। पिछले क्लास में हम लोग आतंक के शासन के बारे में पढ़ चुके थे और यहाँ से अब आगे 1794 ईस्वी में जब आतंक के शासन का प्रमुख रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, उसके पश्चात फिर से फ्रांस की व्यवस्था में बदलाव लाया गया और इस नए बदलाव के तहत फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन लागू किया गया। आप टाइम पीरियड अगर देखेंगे डायरेक्टरी के शासन का तो 1794 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी तक का जो समय था वह डायरेक्टरी के शासन का समय था, यानी कि 5 वर्षों तक इसका शासन रहा। अब इस डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या बदलाव आया हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि डायरेक्टरी के शासन के तहत जो सबसे पहला बदलाव लाया गया वह ये था, आपको ध्यान में होगा कि आतंक के शासन के दौरान समाज के सभी वर्गों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। महिलाओं को छोड़ करके सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन डायरेक्टरी के शासन में स्थिति फिर से बदल दी गई। स्थिति वही थी जो 1791 के संविधान का स्थिति थी, यानी कि समाज में वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिया गया जो टैक्स अदा करते थे, यानी कि गरीब वर्ग जो था इनसे मताधिकार छीन लिया गया। एक पहला बदलाव तो ये किया गया संविधान के माध्यम से, यानी डायरेक्टरी के शासन में फिर से वोट देने का अधिकार गरीब तबके से या संपत्तिहीन तबके के हाथों से छीन लिया गया। इसके बाद जो शासन की व्यवस्था की गई तो ये व्यवस्था दो रूप में थी, विधान परिषद और डायरेक्टरी। विधान परिषद को हम विधायिका कह सकते हैं और डायरेक्टरी को हम कार्यपालिका कह सकते हैं। चुनाव की वही व्यवस्था थी, जनता के द्वारा दोनों का चुनाव होता था। अंतर यह था कि इस डायरेक्टरी में सदस्यों की संख्या 5 थी, यानी कि 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी का शासन प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था? एक व्यक्ति का जो शासन है, यानी कार्यपालिका में जो केवल एक व्यक्ति होता है वह गलत हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए प्रयास ये किया गया कि 5 व्यक्ति के समूह के द्वारा कार्य किया जाए और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत से लिए जाएंगे। लेकिन फ्रांस का दुर्भाग्य ये रहा कि डायरेक्टरी के जितने सदस्य थे उनमें आपस में विवाद रहता था और विशेष रूप से शक्ति को लेकर के विधान परिषद और डायरेक्टरी यानी कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहा। विधान परिषद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते डायरेक्टरी उसका विरोध करती और डायरेक्टरी के द्वारा विरोध किए जाने की स्थिति में विधान परिषद जो थी वह कार्यपालिका के सदस्यों को भंग करने का, इनको भंग करने का, बर्खास्त करने का प्रयास करती थी। तो ये डायरेक्टरी के 5 सालों के शासन में कार्यपालिका और विधायिका यानी विधान परिषद और डायरेक्टरी के बीच में जो भी विवाद हुआ, उसी विवाद की स्थिति में नेपोलियन को आगे बढ़ने का मौका मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्टरी के शासन के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सेनापति नियुक्त किया गया था, यानी सेना इसके हाथों में थी। और जब ये दोनों संस्थाएं जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित होती थी ये आपस में झगड़ने लगी तो इसका लाभ उठा करके सेना की मदद से आगे चल करके नेपोलियन ने इस पर कब्जा कर लिया। आगे हम लोग देखेंगे 1799 से लेकर के 1804 के बीच का समय होता है, काउंसिल का शासन होता है और उसके बाद 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है। तो ये है आपका डायरेक्टरी का शासन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है फ्रांसीसी क्रांति के टॉपिक के अंतर्गत क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति या उसके बाद क्या महिलाओं के जीवन में भी किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिला?
हम लोगों को इस टॉपिक पे चर्चा करनी है। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। महिलाओं के द्वारा बेकरी के दुकानों पर हमला करने से क्रांति की शुरुआत हुई। उसके बाद वहाँ के राजा ने जो था लुई 16 सेना उतार दिया, जिसके विरोध में लोग इकट्ठा होते गए और क्रांति की शुरुआत हो गई। तो क्रांति को शुरू करने में महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के द्वारा क्रांति हुई, लेकिन इस क्रांति के पश्चात महिलाओं को कितना अधिकार मिला? आप सभी लोग जानते हैं कि क्रांति के पश्चात महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक घोषित कर दिया गया। निष्क्रिय नागरिक मतलब क्या? उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इवन महिलाओं को लगता था कि सरकार शायद उनके बारे में कुछ सोचेगी। विशेष रूप से थर्ड स्टेट की महिलाओं की बात करें तो उन्हें कुछ भी विशेष अधिकार नहीं मिला। महिलाएं पहले के तरीके से घरों में या घरों के बाहर काम करते थे। जो धनी परिवार के लोग थे वो तो अपने महिलाओं की शिक्षा का प्रबंध करते थे, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए वही सामान्य पारिवारिक जीवन का काम करना। लेकिन जब उसके क्रांति के पश्चात जब फ्रांस के समाज में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की चर्चा हुई, पुरुषों को सक्रिय नागरिक मान लिया गया, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया, उन्हें नागरिक मानते हुए उन्हें कई प्रकार के अधिकार दिए गए। ऐसे स्थिति में महिलाओं ने भी अपने लिए अधिकारों की मांग की। ये स्वाभाविक सी बात थी कि जब पुरुषों को अधिकार दिए जा रहे हैं तो महिलाओं को भी अधिकार दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि महिलाओं के द्वारा अनेक जो है राजनीतिक क्लब स्थापित किए गए, और इन राजनीतिक क्लबों में चर्चा क्या होती थी? इन राजनीतिक क्लब में चर्चा होती थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाना चाहिए, दोनों के बीच में बराबरी का होना चाहिए, उन्हें संविधान में जो निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया है वह समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार की मांग होती थी। तो कई संगठनों की स्थापना की गई, कई राजनीतिक क्लबों की स्थापना की गई, लेकिन एक क्लब की चर्चा होती है, वह थी द सोसाइटी फॉर द सोसाइटी फॉर द रेवोल्यूशनरी एंड ये एक संगठन का नाम था, ये एक राजनीतिक क्लब था, ठीक है ना, द सोसाइटी फॉर द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये एक राजनीतिक क्लब था। मांग क्या थी? महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन जब 1791 ईस्वी के संविधान के द्वारा महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया तो इन लोगों को काफी निराशा हुई। आगे हम लोग देखते हैं इवन कुछ सुधार किए गए महिलाओं के जीवन के लिए, जैसे कि विद्यालय की स्थापना की गई, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, महिलाओं को अब उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। तो ये सारी कुछ चीजें हुए, लेकिन मुख्य रूप से जो माना जाता था राजनीतिक अधिकार, उस पर किसी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं हुई। तो महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन आतंक का शासन 1793 से लेकर 1794 का काल जो कि रॉबेस्पियर के नेतृत्व में चला था, उस दौरान महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। जिन लोगों ने भी राजनीतिक अधिकारों की मांग की उन्हें जेल की सजा दी गई। खैर, महिलाएं पीछे नहीं हटी और आगे अपना काम करते रहे। आगे चल करके 1946 का समय आता है और फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त होता है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि 1789 से जो परंपरा शुरू हुई वह जाकर के 1946 में समाप्त हुई। इतने लंबे समय के बाद, यानी 1789 में क्रांति हुई और उसके बाद 1946 ईस्वी में महिलाओं को जाकर के अंततः वोट देने का यानी राजनीतिक अधिकार हुआ। इसी बीच में एक महिला की चर्चा होती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। ओलंप द गुज, पहले हम इसकी चर्चा करें। ओलंप दे गोज की बात करते हैं तो चर्चा करें। जन्म 1748 ईस्वी, मृत्यु 1793 ईस्वी। ये मृत्यु किसके शासनकाल में हुई? आतंक राज के दौरान इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु का कारण क्या था? इनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब ये जब 1791 ईस्वी में पुरुषों के लिए कानून बना तो इन्होंने इसके लिए इसका विरोध करते हुए एक नया कानून पेश किया। उन्होंने लिखा था नागरिक एवं महिला अधिकार कि जारी किसके द्वारा किया गया? 1791 में जारी किया गया। किसके द्वारा? ओलंप द गुज के द्वारा नागरिक एवं महिला अधिकार पत्र की घोषणा की गई और इन्हें कहा गया कि पुरुषों के समान इन्हें महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए था। लेकिन जैकोबिन दल की आलोचना करने के कारण 1793 ईस्वी में आतंक राज के दौरान इन्हें गिलोटिन पर चढ़ा करके इनकी हत्या कर दी गई। आज के क्लास में बस इतना ही। शेष टॉपिक हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।